पुराने पीपल की शाखों पर वो बीते कल की परछाई, बरसों से जो थमी हुई इन बच्चों की है तन्हाई। नफरत नहीं है रूह में, बस ममता का एक प्यासापन। भटके हुए उस मुसाफिर को दे गए वो नया जीवन। बिस्किट की उस मिठास ने काली आंखों को नूर दिया। अनजानी उस मासूमियत ने मौत का रास्ता दूर किया। एक सुनसान कच्ची सड़क पर बहुत घना कोहरा फैला है। दूर दूर तक बस अंधेरा ही अंधेरा है। इस अंधेरे में रोशनी सिर्फ एक ही जगह से आ रही है। ये रोशनी एक छोटे और पुराने ढाबे की है, जहां एक लालटेन धीरे धीरे टिमटिमा रही है। इसी ढाबे के बाहर एक चारपाई पर रमेश बैठा है। रमेश शहर से आया है। वो देखने में बहुत थका हुआ लग रहा है और आराम से अपनी चाय पी रहा है। उसके ठीक बगल में उसका एक सुंदर सा बैग रखा है। रमेश से थोड़ी ही दूरी पर रामू काका खड़े हैं। वो एक कपड़े से ढाबे के काउंटर को साफ कर रहे हैं। अपना काम करते करते वो बार बार रमेश की तरफ देखते हैं। शहर से आए हो बाबू? इतनी रात गए, आगे का रास्ता ठीक नहीं है। अब मीटिंग है काका, सुबह जल्दी पहुंचना है। गूगल मैप दिखा रहा है कि शॉर्टकट से बस 1 घंटा लगेगा। मशीन की बात छोड़ो बाबू, आगे पुराना पीपल का पेड़ पड़ेगा। वहां चटिया और मटिया खेलते हैं, उन्हें छेड़ना मत, बस सर झुका के निकल जाना। चटिया और मटिया डकैत हैं क्या? बच्चे हैं, 50 सालों से बच्चे ही हैं। रमेश अपना सिर हिलाकर रामू काका की बातों को अनसुना कर देता है। वो टेबल पर 50 रुपए का नोट रखता है और अपना बैग कंधे पर लटकाकर अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। वो कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठता है। इंजन स्टार्ट होता है और रमेश वहां से आगे निकल जाता है। रमेश एक पतली और कच्ची सड़क पर अपनी कार चला रहा है। वहां कोहरा और भी घना हो गया है। सड़क के दोनों तरफ गन्ने के बड़े बड़े खेत हैं। ठंडी हवा के चलने से गन्ने के पत्तों से सरसराहट की आवाज आ रही है। तभी अचानक कार में कोई खराबी आ जाती है और वो रुक जाती है। रमेश घबराकर बार बार चाबी घुमाता है और कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। रमेश कार से नीचे उतरता है और बोनट खोलकर इंजन को देखने लगता है। उसे वहां कोई भी बड़ी खराबी नजर नहीं आती। वो वहीं खड़े रहकर सोचने लगता है कि कार अचानक कैसे रुक गई। रमेश वापस कार में जाता है और अपनी टॉर्च निकालकर उसे जलाता है। वो मदद ढूंढने के लिए गांव के रास्ते पर पैदल ही चल पड़ता है। चलते चलते अचानक उसे पायल की आवाज सुनाई देती है। रमेश एकदम से ठिठक कर रुक जाता है। वो अपनी टॉर्च हर तरफ घुमाता है, लेकिन वहां गन्ने के खेतों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। कोई है? तभी एक तीखी और गूंजती हुई हंसी सुनाई देती है। इसके तुरंत बाद ही एक छोटे लड़के की शरारत भरी हंसी की आवाज आती है। रमेश सन्न रह जाता है। कौन है वहां? कौन मजाक कर रहा है? देखो ये ठीक नहीं है। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। रमेश की सांसें अब तेज चलने लगी हैं। वो अपने लैपटॉप बैग को और कसकर पकड़ लेता है और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो हंसने की आवाजें और भी तेज हो जाती हैं। रमेश चलते हुए गांव के पास पहुंचता है, जहां उसे पीपल का एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ दिखाई देता है। इसकी टहनियां चांद की रोशनी में कंकाल की उंगलियों जैसी फैली हुई है। तभी रमेश की टॉर्च अचानक झपकने लगती है। उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होती है और फिर पूरी तरह से बुझ जाती है। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। अरे यार, इसे भी अभी खराब होना था। रमेश अपनी जेब से फोन निकालता है। फोन की बैटरी सिर्फ 2% रह गई है। वो जल्दी से फोन की फ्लैशलाइट जलाता है। जैसे ही टॉर्च की तेज रोशनी पेड़ की निचली टहनियों पर पड़ती है, रमेश एकदम पत्थर जैसा जम जाता है।
कौन हो तुम लोग? पेड़ की एक मोटी टहनी से चटिया उल्टा लटका हुआ है। वो अपने घुटनों के सहारे टिका है और उसकी त्वचा बिल्कुल सफेद पड़ गई है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं, जिनमें कोई चमक नहीं है। ठीक उसी टहनी के नीचे एक पत्थर पर मटिया पालथी मारकर बैठी है। वो अपने हाथों में पुरानी कांच की चूड़ियों से खेल रही है। उन चूड़ियों के खनकने की आवाज सन्नाटे को चीर रही है। ओ शहरी बाबू, क्या ढूंढ रहे हो? भैया, इनके पास बक्सा है, मुझे बक्सा चाहिए। बक्सा? कैसा बक्सा? रमेश डर के मारे एक कदम पीछे हटता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हैं। तभी चटिया बड़ी आसानी से पेड़ से नीचे कूदता है और बिना किसी आवाज के जमीन पर उतर आता है। पलक झपकते ही वो रमेश के बिल्कुल सामने आ खड़ा होता है। अचानक वहां बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। चटिया अपना हाथ आगे बढ़ाता है और रमेश के लैपटॉप बैग की पट्टी पकड़ लेता है। वो पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींचता है और झटके के साथ बैग रमेश के कंधे से अलग हो जाता है। नहीं, मेरा लैपटॉप! चटिया वो बैग मटिया की तरफ उछाल देता है। मटिया उसे लपक लेती है। पकड़म पकड़ाई! कौन हो तुम लोग? वापस करो उसे! वो दोनों भूतिया बच्चे घने कोहरे में ओझल हो जाते हैं और पीछे गन्ने के खेतों की तरफ भाग निकलते हैं। उनके हंसने की आवाजें गन्ने के खेतों के अंतर तक गूंज रही हैं। रमेश वहीं खड़ा रह जाता है। उसके चेहरे पर गहरा खौफ है और वो बुरी तरह से डरा हुआ है। अतीत की एक झलक सामने आती है। साल 1970 का समय है। चारों तरफ भारी बारिश हो रही है और ढाबा बिल्कुल नया सा दिख रहा है। बाहर भीषण तूफान मचा है और कच्ची सड़क पर बाढ़ का पानी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वहां रामू काका खड़े हैं, जो अब काफी जवान दिख रहे हैं। वो बहुत बेबस नजर आ रहे हैं। तभी उनके पास एक गांव वाला घबराकर दौड़ते हुए आता है। बाढ़ आ गई है, गांव खाली करो! रामू भागो! रघु के बच्चे कहाँ हैं? चटिया और मटिया? वो पीपल के पेड़ के पास खेल रहे थे। पानी उधर ही भर गया है, कोई नहीं जा सकता। तेज बारिश के बीच दूर वो पुराना पीपल का पेड़ दिखाई देता है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे पेड़ के तने के ऊपर चढ़ रहा है। दो छोटे बच्चे पेड़ की सबसे ऊंची टहनियों को कसकर पकड़े हुए हैं। वो अपनी मां को जोर जोर से पुकार रहे हैं, लेकिन वहां कोई नहीं आता। देखते ही देखते काला और गहरा पानी सब कुछ अपनी आगोश में ले लेता है और अब इन बच्चों का अतीत सबके सामने आता है। रमेश घबराहट में लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। उसके मन में गहरे डर और अपने करियर को बचाने की बेताबी के बीच एक जंग छिड़ जाती है। उस लैपटॉप में उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिस पर उसका पूरा भविष्य टिका हुआ है। वो जानता है कि अगर वो बैग गया तो उसकी सालों की मेहनत चली जाएगी। डर के बावजूद वो अंधेरे और गन्ने के खेतों की ओर भागने का फैसला करता है। सुनो, प्लीज वो बैग दे दो, उसमें मेरे जरूरी कागजात हैं। वो घने और अंधेरे गन्ने के खेतों के भीतर कूद पड़ता है। उन बच्चों की डरावनी हंसी और मटिया की पायलों की छनछन का पीछा करते हुए वो उस घने और अंधेरे गन्ने के खेतों के भीतर कूद पड़ता है। गन्ने की पैनी पत्तियां उसके चेहरे और हाथों को चीर रही हैं। हर आहट उसे और गहराई में खींचती जा रही है। कोहरा इतना घना है कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही है, पर वो उन आवाजों के पीछे भागता रहता है। आओ बाबू,
हमें ढूंढो, जो ढूंढेगा वो जीतेगा। रमेश एक छिपी हुई जड़ से टकराकर मुंह के बल गिर पड़ता है। वो हांफते हुए ऊपर की ओर देखता है। गन्ने के खेतों के बीच एक खाली जगह से उसे पत्थर की एक पुरानी और ढहती हुई इमारत का धुंधला सा साया दिखाई देता है। अंधेरे और कोहरे के बीच वो खंडहर किसी पुराने मकबरे या मंदिर जैसा लग रहा है, जो सालों से वीरान पड़ा है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसे बीते युग का एक बिना छत वाला शिव मंदिर दिखाई देता है। नक्काशीदार पत्थर के खंभों को जंगली लताओं ने अपनी जकड़ में ले रखा है। रमेश लंगड़ाते हुए आंगन में दाखिल होता है। उसके फोन की फ्लैशलाइट अब पूरी तरह बंद हो चुकी है। मंदिर की सीढ़ियों पर चटिया और मटिया बैठे हैं। लैपटॉप का बैग बुरी तरह फटा हुआ है और उसके भीतर से फाइलें और नक्शे फर्श पर चारों ओर बिखरे हुए हैं। मटिया ने किसी तरह लैपटॉप खोल लिया है। उसकी चमकदार स्क्रीन की रोशनी उन दोनों के सफेद रूहानी चेहरों को डरावनी चमक दे रही है। वो धीरे से एक बटन दबाती है और स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन की स्लाइड बदल जाती है। वो दोनों उस रोशनी को देख रहे हैं जैसे उनके लिए ये कोई जादुई खिलौना हो। जादू! भैया देखो, ये पन्ना अपने आप पलट गया। इसमें तो रोशनी है। क्या ये सूरज को डब्बे में बंद कर लाया है? रमेश आंगन के किनारे खड़ा होकर उन्हें देख रहा है। उसकी आंखों में अभी भी खौफ है और वो बुरी तरह से हाँफ रहा है। लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि वो उसके सामान को किसी नफरत या दुश्मनी में नहीं बिगाड़ रहे। बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, जैसे किसी अनजानी चीज को पहली बार देख रहे हों। रमेश बहुत सावधानी से एक कदम आगे बढ़ाता है। वो बहुत ही कोमल आवाज में बात शुरू करता है। ये सूरज नहीं है बेटा, इसे लैपटॉप कहते हैं। चटिया का सिर एक झटके में ऊपर उठता है। उसकी पूरी तरह काली आंखें रमेश पर टिक जाती हैं। हमें बेटा मत कहो, तुम हमारे पिता नहीं हो। मटिया डरकर चटिया के पीछे छिप जाती है और एक नक्शे को किसी ढाल की तरह अपने सामने पकड़ लेती है। माफ कर दो, मेरा नाम रमेश है। मैं बस अपना बक्सा वापस लेने आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, पर वो बक्सा मुझे दे दो। दोनों रमेश की तरफ सख्त चेहरे के साथ देखते हैं। तुम सच में हमारे साथ खेलोगे? यहाँ कोई नहीं आता, सब डर के भाग जाते हैं। हाँ, सब कहते हैं हम भूत हैं, चुड़ैल हैं, पर हम तो बस इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हो? माँ का। माँ ने कहा था जब पानी का स्तर कम हो जाएगा तब वो आएगी, पर वो तो आई ही नहीं। पर क्यों? कहाँ है तुम्हारी माँ? रमेश के मन का सारा खौफ अब एक गहरे दुख में बदल चुका है। उसे रामू काका की बातें याद आती हैं। ये बच्चे पिछले 50 सालों से बस बच्चे ही रहे हैं। कुछ समय के बाद रमेश ठंडी पत्थर की जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाता है। चटिया और मटिया उसके बगल में बैठे हैं। वो पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर देख रहे हैं। जब रमेश लैपटॉप के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाता है तो वो इसे देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो एक साधारण पेंट एप्लीकेशन खोलता है और उस पर टेढ़ा मेढ़ा सा एक घर बनाता है। ये तो हमारे घर जैसा है, पर हमारे घर की छत टूट गई थी। लो, मैंने छत ठीक कर दी, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मटिया नीचे देखती है और उसे रमेश की जेब से बिस्किट का एक पैकेट गिरता हुआ दिखाई देता है। वो उस चमकीले पैकेट को बाहर खींच लेती है और उसके चमकदार रैपर को बड़े गौर से देखने लगती है। ये क्या है? खाने की चीज है? हाँ, बिस्किट है। तुम लोगों ने मीठा खाया है कभी? हाँ, भैया को तो मीठा बहुत पसंद है ना भैया? हाँ, हम दोनों को और माँ को भी बहुत पसंद था। रमेश उनकी ओर देखता है
वो सावधानी से पैकेट खोलता है और 2 बिस्किट उनकी तरफ बढ़ाता है। चटिया और मटिया हिचकिचाहट के साथ बिस्किट को देखते हैं। भूत खाते नहीं हैं, लेकिन भूख की यादें अभी भी उनके भीतर कहीं बाकी है। चटिया धीरे से एक बिस्किट उठाता है और उसे अपने मुंह तक ले जाता है। जैसे ही वो उसे चखता है, उसकी पूरी तरह काली आंखें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती हैं और एक साधारण मानव बालक की भूरी आंखें उभर आती हैं। मटिया भी बिस्किट खाती है और उसमें रूहानी पीलेपन की जगह एक हल्की गर्म चमक आ जाती है। उस एक जादुई पल के लिए वो जंगल की भटकती आत्माएं नहीं, बल्कि बस 2 भूखे गांव के बच्चे लग रहे हैं जो अपनी पसंद की चीज का आनंद ले रहे हैं। वो सब वहीं बैठकर उस सुकून भरे पल का साथ में आनंद लेते हैं। कुछ समय के बाद आसमान गहरा बैंगनी हो जाता है। खंडहरों के बीच सुबह की ठंडी हवा बहने लगती है। चटिया खड़ा हो जाता है और आसमान की ओर देखने लगता है। उसकी आंखों की गर्माहट उसी रूहानी कालेपन में बदल रही है, लेकिन उसके चेहरे के भाव अब शांत हैं। सुबह हो रही है, माँ हमें ढूंढ रही होगी। वो बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से रमेश की फाइलों को टूटे हुए लैपटॉप बैग में वापस सलीके से भरने लगता है। फिर वो बैग रमेश की ओर बढ़ा देता है। रमेश भैया, तुम अच्छे हो, तुम भागना मत। चटिया रमेश के पास आता है और उसे उसका बैग थमा देता है। रमेश अपने आंसू रोकते हुए धीरे से वो बैग थाम लेता है। मैं कल फिर आऊंगा, तुम्हारे लिए और बिस्किट लाऊंगा। दोनों इनकार में अपना सिर हिलाते हैं। नहीं, अब हमें जाना है, पर तुम आगे सीधे रास्ते से मत जाना बाबू। क्यों? मेरा शॉर्टकट तो वही है। नदी का पुल टूट गया है भैया। पानी बहुत गहरा है और पानी बहुत ठंडा होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? आप आगे बढ़ो, समझ जाओगे। इससे पहले कि रमेश कुछ और पूछ पाता, सूरज की पहली किरण मंदिर के खंडहरों के ऊपरी हिस्से से टकराती है। चटिया और मटिया सुनहरी धूल में बदल जाते हैं और सुबह की हवा में बिखर जाते हैं। खंडहर अचानक खाली हो जाता है। वहां अब सिर्फ पत्थर, लताएं और सुबह के पक्षियों की चहचहाहट बची है। रमेश वहां खामोश खड़ा रहता है। अभी भी वो समझने की कोशिश कर रहा है कि पिछली रात आखिर हुआ क्या था। कुछ समय के बाद रमेश अपना टूटा हुआ लैपटॉप बैग लेकर कच्ची सड़क पर वापस चलने लगता है। भारी कोहरा अब पूरी तरह छट चुका है, जिससे आसपास का हरा भरा इलाका साफ दिखाई दे रहा है। वो करीब 1 किलोमीटर और चलता है और सड़क के उस मोड़ पर पहुंचता है जहां मैप ने उसे सीधा जाने का निर्देश दिया था। वहां पहुंचते ही उसके कदम ठिठक जाते हैं। कुछ ही फीट आगे कच्ची सड़क अचानक खत्म हो जाती है। एक गहरी नदी के ऊपर बना पुराना लकड़ी और कंक्रीट का पुल पूरी तरह ढह चुका है। वहां कोई चेतावनी का बोर्ड भी नहीं है। अगर रमेश कल रात अपनी कार इस सड़क पर ले जाता तो वो सीधे नदी में गिर जाता। रमेश चट्टान के किनारे अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। वो नीचे हिंसक रूप से बहती नदी को देखता है और फिर पीछे पीपल के पेड़ की दिशा में देखता है। उसे एहसास होता है कि चटिया और मटिया ने उसे परेशान करने के लिए उसका बैग नहीं चुराया था, बल्कि उसे इस सड़क पर जाने से रोकने के लिए ऐसा किया था। कुछ दिनों के बाद सुबह की धूप खिली हुई है और विशाल पीपल के पेड़ के नीचे सुनहरी छाया पड़ रही है। अब ये एक साधारण पुराना पेड़ लग रहा है। रमेश उस पेड़ के पास जाता है और जड़ों के पास सूखे पत्ते साफ करता है। वो सावधानी से बिस्किट के 2 पैकेट, एक छोटी प्लास्टिक की खिलौने की कार और लाल कांच की चूड़ियां उस पत्थर पर रख देता है। वो अपनी हथेलियों को जोड़ता है और गहरे सम्मान के साथ अपना सिर झुकाता है। धन्यवाद मेरे छोटे भाई बहन, हमेशा खुश रहना। वो मुड़ता है और शहर जाने के लिए
सड़क की ओर चलता है। जैसे ही वो दूर जाने लगता है, हवा का एक कोमल झोंका पीपल के पेड़ के पत्तों को सहलाता है। सभी आवाजों के बीच बहुत धीमी और मधुर चांदी की पायल की छन छन सुनाई देती है, और उसके साथ ही दो बच्चों की मासूम गूंजती हुई खिलखिलाहट, जो अब आखिरकार सुकून में है। रामू काका अपने ढाबे पर चुपचाप बैठे मुस्कुरा रहे हैं, और उसी मुस्कुराहट के साथ वो धीरे धीरे हवा में गायब हो जाते हैं।